हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के रिवीजन 1 जो है आज इस वीडियो में हम करेंगे। और इसमें सारी यूनिट 1 से लेकर 10 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी और इसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इनमें से कौन से राइटर है जिनको नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर का नहीं मिला है। और आपके ऑप्शंस हैं वोल्सोइंका, सेकंड है जे एम कुत्जी, थर्ड है चिनवा अचेबे और फोर्थ है नदाइन गोर्डिमर। तो इनमें से कौन से राइटर है जिसको अभी तक नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर का नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर है चिनवा अचेबे। चिनवा अचेबे को जो नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर है वो नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो बाकी तीन है इन तीनों को ही लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। चिनवा अचेबे वाज ए नाइजीरियन नॉवलिस्ट, पोइट एंड क्रिटिक। पोइट है, नॉवलिस्ट है, क्रिटिक है और वो एक सेंट्रल फिगर माने जाते हैं मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर के अंदर। और बहुत से ये मानते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस हुआ है अफ्रीकन लिटरेचर के साथ कि अब तक जो मेन इंपॉर्टेंट फादर है जो एक हिसाब से अफ्रीकन लिटरेचर के, उनको अभी तक इंटरनेशनल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज जो है वो अभी नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड टी.एस. एलियट स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड। टी.एस. एलियट का जो मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड है वो कहाँ पे स्पेंड हुआ है। और ऑप्शंस हैं ए डेनवर, बी सेंट लुइस, थर्ड है क्यूबा, फोर्थ है टोरंटो। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेंट लुइस। सेंट लुइस आंसर नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर। सेंट लुइस में जो है टी.एस. इलियट का मोस्ट द चाइल्डहुड जो है वो स्पेंड हुआ है। इलियट जो है सेंट लुइस मिसूरी के अंदर रहते थे फॉर द फर्स्ट 16 इयर्स ऑफ हिज लाइफ। और उनका हाउस जो था लोकास्ट स्ट्रीट में था जहां पे वो बोर्न हुए थे। और उसके बाद जब वो स्कूल में चले गए 1905 के अंदर, उसके बाद वो टाइम टू टाइम जब उसके वेकेशंस होते थे तब वो वहां पे वापस आते थे सेंट लुइस पे रहने के लिए। तो उनका चाइल्डहुड जो है वो सेंट लुइस पे स्पेंड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द नॉवल देयर आईज वर वॉचिंग गॉड। ये नॉवल किसका है, देयर आईज वर वॉचिंग गॉड। ऑप्शंस है जोरा नेल हडसन, सेकंड है टोनी मॉरिसन, थर्ड है एलिस वॉकर, फोर है चेनवा चीवे। तो ये किसका वर्क है, किसका नॉवल है, कौन से राइटर का नॉवल है ये। और इसका राइट आंसर है जोरा नेल हडसन का ये वर्क है। देयर आइज वर वॉचिंग गॉड इज ए 1937 नोवेल बाय अमेरिकन राइटर जोरा नेल हडसन। जोरा नेल हडसन का नोवेल है और जोरा नेल हडसन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ उनकी राइटिंग और उनके वर्क्स के ऊपर। और जो देयर आइज वर वॉचिंग गॉड है इसकी डिटेल्ड समरी जो है वो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो वो आप दोनों ही जाके देख सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज ए क्लासिक ऑफ हरलम रेनेसा। और ये क्लासिक माना जाता है हरलम रेनेसा के अंदर। तो हरलम रेनेसा जो है एक लिटरेरी मूवमेंट है और लिटरेरी मूवमेंट्स में आप जाके वो भी आप देख सकते हो कि हरलम रेनेसा बेसिकली क्या है। एंड हडसन बेस्ट नोन वर्क, और ये जोरानेल हडसन का जो है बेस्ट नोन वर्क माना जाता है, देयर आईज वर वॉचिंग गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंग्लिश वीमन हु अर्न्स हर लिविंग एज अ प्ले राइट वॉज। इनमें से कौन सी इंग्लिश वुमेन है जिन्होंने अपना जो है एज फर्स्ट एज ए प्ले राइट जो है उन्होंने अर्निंग अपनी शुरू की। जिन्होंने अर्निंग एज ए प्ले राइट सबसे पहले शुरू की उनमें से कौन सी इंग्लिश वुमेन है, आपको नाम बताना है कि इन्होंने जो है एज ए लिविंग जो है प्ले राइट जो है वो एज ए प्ले जो है राइट करने स्टार्ट किए एज ए लिविंग। तो उनमें ऑप्शंस है एन हाथवे, सेकंड है वर्जीनिया वुल्फ, थर्ड है जेन ऑस्टिन और फोर है अप्रा वैन। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, यानी अफ्रा वैन जो है वो फर्स्ट इंग्लिश वीमन थी जिन्होंने अपनी जो है लिविंग एज जो है अर्न स्टार्ट की, लिविंग जो है स्टार्ट की एज ए प्ले राइट। तो उसके बाद अफ्रा वैन जो है उन वो बोर्न हुई थी 14 दिसंबर 1640 में और इनकी डेथ हुई थी 16 अप्रैल 1689 के अंदर। और ये एक इंग्लिश प्ले राइट थी, पोइट थी, प्रोज राइटर थी और ट्रांसलेटर थी। और कौन से इरा में थी ये, रेस्टोरेशन इरा में थी।
एज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश वीमेन टू अर्न हर लिविंग बाय हर राइटिंग, और उन्होंने अपनी जो लिविंग है वो अर्न की थी राइटिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट D.H. लॉरेंस वाज वेरी फेमस फॉर डैश पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्स फॉर्म। D.H. लॉरेंस जो है बहुत ज्यादा फेमस है दिस टाइप ऑफ वर्स फॉर्म, कौन सी टाइप की वर्स फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है? ऑप्शन है एक फ्री वर्स, सेकंड है ब्लैंक वर्स, थर्ड है स्प्रंग रिदम, फोर है इयाम्बिक पेंटामीटर। तो इनमें से कौन से टाइप की वर्स फॉर्म के लिए D.H. लॉरेंस बहुत ज्यादा फेमस है? तो इसका आंसर है फ्री वर्स। जस्ट एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्रामेटिकली चेंज द वर्क ऑफ मेनी ऑफ द पोइट्स, बहुत सारे पोइट्स के जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है उन्होंने अपना चेंज किया राइटिंग स्टाइल। लॉरेंस ऑन वर्क ड्रामेटिकली चेंज, तो D.H. लॉरेंस का वर्क जो है वो भी जो है चेंज हुआ ड्यूरिंग हिज ईयर्स इन कॉर्नवॉल। During this time he wrote free verse influenced by वोल्ट विटमैन। ये वोल्ट विटमैन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने फ्री वर्स जो है उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose followers are known as lollards, किसके फॉलोअर्स को लोलार्ड्स कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस है मार्टिन लूथर किंग, जॉन विक्लिफ, थर्ड है जोफ्रे जोसर और फोर है थॉमस मोर। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ को जो है माना जाता है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन जो है उनको कहा जाता है और विक्लिफ के फॉलोअर्स को ही लोलार्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रियार्कल सोनेट इज ऑल्सो नोन एज, पेट्रियार्कल सोनेट जो है उसको कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, सेकंड है इटालियन सोनेट, थर्ड है फ्रेंच सोनेट और फोर है शेक्सपियरियन सोनेट। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 इटालियन सोनेट। द पेट्रार्कियल सोनेट ऑल्सो नोन एज द इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, इज ए सोनेट नेम आफ्टर द इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्क। पेट्रार्क जो है उनके नाम के बाद ही इस सोनेट का नाम पेट्रियार्कल सोनेट जो है वो पड़ा था। ऑल्दो इट वाज इन डेवलप्ड बाय पेट्रार्क हिमसेल्फ बट रादर बाय ए स्ट्रिंग ऑफ रेनेसा पोइट्स, हालांकि ये सिर्फ पेट्रार्क के द्वारा ही डेवलप नहीं किया गया बल्कि बाकी रेनेसा पोइट के द्वारा भी ये जो है डेवलप किया गया था, लेकिन जो नाम पड़ा था वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क के नाम पे पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायनोक्रिटिसिज्म टर्म इज एसोसिएटेड विद, गायनोक्रिटिसिज्म जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है, कौन से राइटर है, किसके साथ ये एसोसिएटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है मैरी वुllstonecraft, सेकंड है एलन शोवोल्टर, थर्ड है जूलिया क्रिस्टीवा और फोर्थ है केट मिलेट। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड एलन शोवोल्टर। एलन शोवोल्टर का जो है ये टर्म है गायनोक्रिटिसिज्म। गायनोक्रिटिसिज्म इज द स्टडी ऑफ वीमेंस राइटिंग, वीमेंस राइटिंग की स्टडी को जो है गायनोक्रिटिसिज्म कहा गया है। द टर्म गायनोक्रिटिक्स वाज कॉइन्ड बाय एलन शोवोल्टर इन 1979 एंड 1979 के अंदर एलन शोवोल्टर ने इसको जो है इन्वेंट किया था और ये रेफर किया गया था फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए, ऐसी दैट इज कंसर्न विद वीमेन एज राइटर्स, जो वीमेन एज ए राइटर्स है उनके लिए ये टर्म यूज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज का फादर जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है अर्नेस्ट हेमिंगे, सेकंड है एडगर एलन पो, थर्ड है ओ हेनरी और फोर है एंटोन चेको। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 एडगर एलन पो को फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। एडगर एलन पो इज द फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। पो वर्क इज ऑफन कंसिडर्ड मैकाब्रे और गॉथिक, पो के वर्क को हमेशा जो है वो निराशा वाले और गोथिक वाले कहे जाते हैं। सम ऑफ हिज बेस्ट नोन शॉर्ट स्टोरीज आर कास्ट ऑफ एमोन्टिलाडो एंड द ब्लैक कैट, उनके ये जो फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं दोनों के दोनों, और उनको फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है एडगर एलन पो को।
नेक्स्ट है द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है फर्डिनेंड डी सोशोर, सेकंड है रोमन जैकोब्सन, थर्ड है नोम चॉम्स्की और फोर है यूरी कनोरजोव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कौन है? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, नोम चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। नोम चॉम्स्की बोर्न हुए थे दिसंबर 7, 1928 के। नोम चॉम्स्की जो है वो एक अमेरिकन प्रोफेसर है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल है और वो अपने वर्क लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल एक्टिविटीज्म एंड सोशल क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं और समटाइम्स उनको कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेज ऑफ एलिया वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन। एसेज ऑफ एलिया जो है सबसे पहले कहाँ पे अपीयर हुए थे, कहाँ पे पब्लिश हुए थे, कहाँ पे आए थे? आपके ऑप्शन है द फर्स्ट ऑप्शन है द लंदन मैगजीन, सेकंड है द न्यूयॉर्क मैगजीन, थर्ड है ब्लैकवुड्स मैगजीन, फोर्थ है द नकॉन हिल मैगजीन। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, द लंदन मैगजीन के अंदर एसेज ऑफ एलिया सबसे पहले पब्लिश हुए थे। एसेज ऑफ एलिया इज ए कलेक्शन ऑफ ऐसे रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के द्वारा जो है ये लिखे गए थे एसेज हैं ये। द एसेज इन द कलेक्शन फर्स्ट बीइंग अपीयर्ड इन द लंदन मैगजीन इन 1820 एंड कंटिन्यू टू 1825। सबसे पहले ये 1820 में पब्लिश हुए थे और ये 1825 तक लगातार पब्लिश होते रहे थे। Who among the following praise Chaucer translation of Roman de la Rose? इनमें से किसने जो है चौसर की जो ट्रांसलेशन थी रोमन डी ला रोज की उसकी प्रेज की है, उसकी तारीफ की है? और ऑप्शंस है यूस्टेज डेस्चैम्प्स, सेकंड है बोकाशियो, थर्ड है जीन डी मन और फोर है ग्यूलियम डी लॉरिस। इनमें से कौन से हैं जिन्होंने चौसर की ट्रांसलेशन रोमन डी ला रोज की प्रेज की है? और इसका राइट आंसर है यूस्टेज डेस्चैम्प्स, द लीडिंग फ्रेंच ऑथर। ये बहुत ही ज्यादा फेमस फ्रेंच ऑथर है और उन्होंने रेफर किया है जो जोफ्री चौसर ने जो ट्रांसलेशन की थी उन्होंने प्रेज की थी। उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो है इस वर्क को जो इन्होंने ट्रांसलेशन की है इंग्लिश में, इससे जो है ये जो है इंग्लिश लोगों के लिए एसेसिबल हो गया है ये वर्क जो है रीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेमोयर ऑफ जेन ऑस्टिन वाज रिटन बाय। अ मेमोयर ऑफ जेन ऑस्टिन जो है किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है जॉन मुरे, सेकंड है R.W. चैपमैन, थर्ड है मैरी लेसेल्स, फोर्थ ऑप्शन है J.E. ऑस्टिन ले। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, J.E. ऑस्टिन ले। जेम्स एडवर्ड ऑस्टिन ले वाज जेन ऑस्टिन्स नेफ्यू। जेन ऑस्टिन का नेफ्यू है ये एंड सन ऑफ हिज ब्रदर, एल्डेस्ट ब्रदर, और उनके बड़े भाई का बेटा है। जेम्स का बेटा है ये। जेम्स का ही बेटा है जेम्स एडवर्ड। अ मेमोर ऑफ जेन ऑस्टिन इज ए बायोग्राफी ऑफ द नॉवेलिस्ट जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी है ये और ये पब्लिश हुई थी 1869 में और ये पब्लिश कराई थी जेन ऑस्टिन के नेफ्यू ने जिसका नाम था जेम्स एडवर्ड ऑस्टिन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है one of the tales in Chaucer's Canterbury Tales is in prose. चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है उनमें से एक जो ये टेल है वो कौन सी टेल जो है वो प्रोज में है? ऑप्शंस है द पार्डनर्स टेल, सेकंड है द नाइट्स टेल, थर्ड है द मॉन्क्स टेल, फोर्थ है द पार्सन्स टेल। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, द पार्सन्स टेल। Though the majority of writings in the Canterbury Tales is in verse, मोस्टली मेजोरिटी में जितनी भी टेल्स है द कैंटरबरी टेल्स के अंदर वो सारी की सारी वर्स में है और उनको बेसिकली पोइट्री की कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन दो स्टोरीज ऐसी हैं जो कि प्रोज में है, नॉन पोइटिंग है, उनके अंदर ना कोई रिदम है, ना कोई राइम है, ना ही कोई पोइटिक स्ट्रक्चर है, इसलिए उनको प्रोज की कैटेगरी में डाला गया है। और ये जो दो स्टोरीज हैं वो है द पार्सन्स टेल एंड द टेल ऑफ मेलेबी। हालांकि यहाँ पे द टेल ऑफ मेलेबी का ऑप्शन नहीं था तो ऑप्शंस जो है आंसर में एक ही रहेगा द पर्सन्स टेल। और अगर ऑप्शंस में आपको दोनों मिलते हैं तो दोनों का यही रहेगा द पर्सन टेल एंड द टेल ऑफ मेलेबी।
ये दोनों की दोनों टेल ही प्रोज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसिडास इज अ पेस्टोरल एलेजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। लिसिडास जो है वो एक पेस्टोरल एलेजी है जो कि मिल्टन ने लिखी है अपने फ्रेंड की डेथ पे। तो वो फ्रेंड कौन है आपको बताना है। फर्स्ट एडवर्ड किंग, सेकंड क्रोमवेल, थर्ड आर्थर हालम, फोर लॉर्ड फेयरफैक्स। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग के लिए जो है मिल्टन ने ये पेस्टोरल एलेजी लिखी है लिसिडस। लिसिडस सर्व्स एज मिल्टन्स कमेमोरेशन ऑफ हिज कैम्ब्रिज कॉलेज मेट एडवर्ड किंग हु ड्राउंड। ये एडवर्ड किंग के लिए लिखी गई है जो कॉलेज में उनके फ्रेंड थे। और ये एडवर्ड किंग की डेथ हो गई थी जब वो जो है उनका शिप जो है वो डूब गया था कोस्ट ऑफ वेल्स के अंदर, और उनकी डेथ हो गई थी अगस्त 1637 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द डिकेंस नॉवेल्स डील्स विद द लाइफ ऑफ अ सर्कस चाइल्ड नेम्ड सीसी जूप। आपको बताना है चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नॉवल है जिसके अंदर एक ऐसी लड़की की सीसी जूप जो है उसकी एक चाइल्ड की कहानी दिखाई गई है जो जिसकी लाइफ जो है वो सर्कस की है। तो उसकी लाइफ दिखाई गई है। तो आपको बताना है कि उनका नॉवल कौन सा है ये जिसके अंदर ये सीसी जूप जो है वो चाइल्ड जो है वो अपीयर हुई है। ऑप्शन है ओलिवर ट्विस्ट, सेकंड ऑप्शन है हार्ड टाइम्स, थर्ड ऑप्शन है लिटिल डोरेट और फोर्थ ऑप्शन है ब्लीक हाउस। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स के अंदर ये जो है ये चाइल्ड आई है सीसी जूप। और सिसिलिया का ही नाम जो है सीसी जूप है। ये एक सर्कस गर्ल है और ये एक सर्कस के अंदर है, सिली सर्कस है। और ये स्टूडेंट भी है थॉमस ग्रैंड ग्रीन की जो बहुत ही ज्यादा जिनका क्लासरूम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है उसकी एक स्टूडेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवेल्स ऑफ D.H. लॉरेंस हैज ऑटोबायोग्राफिकल ओवरटोन। इन नॉवेल्स में से कौन सा नॉवल ऐसा है जिसके अंदर जो है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है। D.H. लॉरेंस का कौन सा नॉवल है जिसके अंदर उनकी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है। तो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है वीमेन इन लव, सेकंड है रेनबो, थर्ड है द वाइट पिकॉक और फोर्थ ऑप्शन है सन्स एंड लवर्स। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 सन्स एंड लवर्स। Due to Lawrence's close relationship with his mother, his grief became a major turning point in his life, just as the death of the character. D.H. लॉरेंस जो है वो उनका बहुत ही क्लोज कनेक्शन था अपनी माँ के साथ, और उनकी डेथ के बाद जो है बहुत ज्यादा दुख में वो रहते हैं, उनकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट होता है। ऐसे ही जब मिसिस मॉरेल की जो है जो करेक्टर है सन्स एंड लवर्स के अंदर उनकी डेथ होती है, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरह से एलिमेंट दिखाए गए हैं जो कि ऑटोबायोग्राफिकल है। और इसी तरह से जिस तरह से D.H. लॉरेंस की अपब्रिंगिंग हुई थी वही सारा का सारा इस वर्क के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी गिव्स टू वन ऑफ हिज नॉवेल्स द टाइटल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फ्रॉम वेयर ही हैज बीन बोरोड दिस टाइटल। हार्डी ने अपने एक नॉवल का नाम रखा है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और ये जो टाइटल उन्होंने उठाया है ये कहाँ से उठाया है, किस वर्क से ये उन्होंने जो टाइटल लिया है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम कॉलिंस ओड टू द इवनिंग, कॉलिंस के वर्क ओड टू द इवनिंग से, शैली के एडोनिस से, मैथ्यू अर्नोल्ड की थायरेसिस से, या ग्रे की एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड से। इनमें से कौन सा वर्क है जहां से हार्डी ने ये टाइटल उठाया है, टाइटल लिया है अपने वर्क के लिए। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 ग्रेस एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड। यानी हार्डी ने ये जो टाइटल उठाया है वो एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड से उठाया है जो कि 1751 के अंदर पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू अर्नोल्ड्स थायरेसिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क जो है एक एलिजी है थायरेसिस, वो किसकी डेथ के लिए जो है लिखी गई है। फर्स्ट है एडवर्ड यंग, सेकंड आर्थर हालम, थर्ड जॉन कीट्स और फोर है A.H. क्लफ। तो इसका राइट आंसर है आंसर 4 A.H. क्लॉकी के लिए जो है ये एलिजी लिखी गई है। द 24th स्टैंजा पोएम प्रेज हिज फ्रेंड पोएट आर्थर ह्यू क्लफ
who had died in 1861. 24 स्टेंजा की ये पोइम है, उसके अंदर इन्होंने अपने फ्रेंड की तारीफ की है और जिनकी डेथ हो गई थी 1861 के अंदर। अर्नोल्ड ने पोर्ट्रे किया है क्लब को एज थायरेसिस, अ ट्रेडिशनल ग्रीक नेम फॉर ए शेफर्ड पोइट। शेफर्ड पोइट जो होता है एक ट्रेडिशनल ग्रीक नेम है ये थायरेसिस, तो ये नेम जो है उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोफिया इज द लीडिंग फीमेल कैरेक्टर इन विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ हेनरी फील्डिंग। सोफिया एक मेन इंपॉर्टेंट लीडिंग कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है हेनरी फील्डिंग के नॉवेल्स के अंदर। आपको बताना है कि वो नॉवेल्स कौन सा है जिसके अंदर सोफिया जो है अपीयर हुई है। फर्स्ट है शेमेला, सेकंड है जोसेफ एंड्रयूज, थर्ड है जोनाथन वाइल्ड, फोर है टॉम जोन्स। और इसका राइट आंसर है answer number 4, Tom Jones. Sophia Western, fictional character, the beloved and eventually the wife of Tom Jones, hero of Henry Fielding's picaresque novel टॉम जोन्स 1749 के अंदर जो पब्लिश हुआ था। सोफिया जो है इसके अंदर टॉम जोन्स की वाइफ है और ये हेनरी फील्डिंग का एक पिकारेस्क नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिजी एडमंड स्पेंसर रोट ऑन सर फिलिप सिडनी डेथ। सर फिलिप सिडनी की डेथ के ऊपर एडमंड स्पेंसर ने जो है कौन सी एलिजी राइट की है। फर्स्ट ऑप्शन है अमोर्टी, सेकंड है एपिथालामियन, थर्ड है एस्ट्रोफिल और फोर है शीफर्ड्स कैलेंडर। और इसका राइट आंसर है एस्ट्रोफिल। एस्ट्रोफिल एक पेस्टोरल एलिजी है डेथ के ऊपर, जो कि सर फिलिप सिडनी की डेथ के ऊपर है। ये पोइम है, इंग्लिश पोइट एडमंड स्पेंसर ने इसको राइट किया है। ये एक टाइप से ट्रिब्यूट है सर फिलिप सिडनी के लिए, जो कि जिनकी डेथ हुई थी 1586 के अंदर। और इस पे ये डेडिकेट करते हुए कहा गया है टू द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द वर्चुअस लेडी द काउंटेस ऑफ एसेक्स फ्रांसिस वेलिंगसम सिडनीज विडो। यानी ये कहीं ना कहीं सिडनी की जो विडो है उसके लिए भी डेडिकेट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 एलिमेंट्स आर। किसी भी ड्रामा के जो 6 एलिमेंट होते हैं उनमें से है प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट एंड म्यूजिक। आपको बताना है 6 जो एलिमेंट है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 थीम, सेकंड है स्टोरी, थर्ड है स्पेकल, 4 है रिव्यू। यानी एक ड्रामा के एरिस्टोटल के हिसाब से 6 एलिमेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं और आपको बताना है कि ड्रामा के ये 5 एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको 6 एलिमेंट बताना है कि कौन सा है इनमें से। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3 स्पेकल। अरिस्टोटल केम अप विद 6 एलिमेंट टू ए ड्रामा। अरिस्टोटल के हिसाब से ड्रामा के 6 एलिमेंट है प्लॉट, कैरेक्टर्स, थॉट, डिक्शन, म्यूजिक एंड स्पेकल। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी प्ले को परफॉर्म करने के लिए। ईच एस्पेक्ट जो है वो ड्रामा के अंदर यूनिक है और जो है एज ईच प्ले डिफर्स फ्रॉम द अनदर, और हर एक का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली फेमस एज द पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ड्सवर्थ को फेमसली जाना जाता है किस कौन से ये रीजन के हिसाब से उनको जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लंकाशायर रीजन, सेकंड है लेक डिस्ट्रिक्ट्स, थर्ड है वेसेक्स रीजन, फोर है विवरले रीजन। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 लेक डिस्ट्रिक्ट। वर्ड्सवर्थ को लेक डिस्ट्रिक्ट के एज ए पोइट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न 7 अप्रैल 1770 in what is now named Wordsworth House in Cookermouth, Cumberland, part of the scenic region in northwestern England known as the Lake District। और ये जो एरिया है जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उनका घर था, उस एरिया को लेक डिस्ट्रिक्ट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द इलेक्ट्रा, अ ग्रीक ट्रेजेडी प्ले। एक ग्रीक ट्रेजेडी प्ले है द इलेक्ट्रा। आपको बताना है कि उसका ऑथर कौन है, राइटर कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है एस्टेक्लीज, सेकंड है सोफोक्लीज, थर्ड है एरिस्टोफेंस, फोर है सेनेका। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड सोफोक्लीज जो है उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है द इलेक्ट्रा।
द इलेक्ट्रा इज अ ग्रीक ट्रेजेडी बाय सोफोक्लीज, सोफोक्लीज की ग्रीक ट्रेजेडी है ये। सेट इन दिस सिटी ऑफ एरागोस, एरागोस सिटी के अंदर ये सेट है सारी स्टोरी। अ फ्यू इयर्स आफ्टर द ट्रोजन वार, ट्रोजन वार के बाद की ये स्टोरी है। द प्ले टेल्स ऑफ ए बिटर स्ट्रगल फॉर जस्टिस बाय इलेक्ट्रा एंड हर ब्रदर ओरेस्टस। इसके अंदर एक स्ट्रगल दिखाई गई है, कैसे भाई और बहन जो है अपने फादर की मर्डर का जो है बदला कैसे लेते हैं। द मर्डर ऑफ देयर फादर एग्जिमनन एगिमनन बाय क्लीमेस्ट्रा एंड देयर स्टेप फादर एगिस्थस। और जो उनके फादर का मर्डर जो है उसकी मदर और उसके चाचा ने मिलके, स्टेप फादर ने मिलके जो है वो कर दिया था। तो वो कैसे अपने फादर की डेथ का बदला लेते हैं उसी की स्टोरी है ये द इलेक्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड ए डिफरेंस बिटवीन द पोइट्री एंड द पोएम। इनमें से कौन है जिन्होंने जो है एक डिफरेंस किया है पोइट्री और पोएम के बीच में। आपके ऑप्शंस है एस.टी. कॉलरिज, सेकंड है आई.ए. रिचर्ड्स, थर्ड है टी.एस. एलियट और फोर्थ है डॉक्टर जॉनसन। और इसका राइट आंसर है एस.टी. कॉलरिज। कॉलरिज डिस्टिंग्विश अ पोएम फ्रॉम अ पोइट्री इन हिज बायोग्राफिकल लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर कॉलरिज ने जो है डिफरेंस बताया है एक पोइट्री और पोएम के अंदर डिफरेंस है। ही ओपाइंस दैट पोइट्री इज वाइडर टर्म देन अ पोइम। उन्होंने बताया है कि पोइट्री जो है एक वाइड टर्म है बजाय कि पोइम के। पोइम जो है एक स्मॉल टर्म है जबकि पोइट्री जो है एक वाइडर टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ ब्रांच ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट कंसंट्रेट ऑन द फॉर्मल एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ अ टेक्स्ट। आपको बताना है ये कौन सी ब्रांच है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो कि कॉन्सेंट्रेट करते हैं फॉर्मल और स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द टेक्स्ट। यानी किसी टेक्स्ट की हम जब स्टडी करते हैं तो उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। तो ये कौन सी जो है ब्रांच है क्रिटिसिज्म की आपको बताना है। और ऑप्शंस है स्ट्रक्चरलिज्म, सेकंड है फॉर्मलिज्म, थर्ड है एक्सप्रेशनिज्म और फोर है सररियलिज्म। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म इज अ स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। फॉर्मलिज्म जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी का एक स्कूल है जो कि मेनली जिसका मेन कंसर्न होता है स्ट्रक्चरल पर्पस ऑफ ए पर्टिकुलर टेक्स्ट, जो कि एक टेक्स्ट के जो स्ट्रक्चर है उस पे कॉन्सेंट्रेट करता है। इट इज द स्टडी ऑफ ए टेक्स्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। और ये एक टेक्स्ट की स्टडी करते हैं बजाय कि किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंस के, यानी हिस्टोरिकल जो है और बाकी जो भी होते हैं वो इफेक्ट पे ध्यान नहीं देते, बल्कि एक टेक्स्ट की स्टडी करते हैं उसके फॉर्म्स के लिए और उनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ईस्ट द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर। जो यीट्स का वर्क है द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर बेसिकली वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अ ड्रामा इन 1 एक्ट, सेकंड है अ ड्रामा इन 3 एक्ट्स, थर्ड है अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, फोर्थ है अ प्रोज ट्रीटाइज। तो इनमें से कौन है ये द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर। तो इसका राइट आंसर है अ ड्रामा इन 1 एक्ट। ये जो है बेसिकली एक ड्रामा है जो कि 1 एक्ट में है। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर इज ए प्ले बाय आयरिश पोएट ड्रामेटिस्ट एंड 1923 नोबेल लॉरिएट विलियम बटलर यीट्स यानी W.B. यीट्स का जो है ये बेसिकली एक 1 एक्ट ड्रामा है। और ये जो है इसने it tells us that he wrote it in response to Florence Farr request for a 1 act play uh, which her niece Dorothy Paget make her first stage appearance। और उन्होंने ये राइट किया था फ्लोरेंस फर के रिक्वेस्ट के ऊपर। और एक ऐसा प्ले जो है 1 एक्ट प्ले इन्होंने लिखा था जिसके अंदर जो है इनकी नीस जो है इनकी भतीजी जो है डोरथी पैगेट ने उन्होंने फर्स्ट स्टेज अपीयरेंस की थी इस प्ले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क इज। जो वर्क है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क उसका ऑथर कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है रिचर्ड राइट, सेकंड है टोनी मॉरिसन, थर्ड है जोरा नेल हडसन, फोर है फ्रेंच फैनन। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 फ्रेंच फैनन। ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क इज ए 1952 बुक 1952 के अंदर पब्लिश हुआ था। ये बुक है फिलोसफर साइकाइट्रिस्ट फ्रेंच फैनन की जो है ये वर्क है एक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय एडवर्ड सईद, इनमें से कौन सी बुक है जो एडवर्ड सईद ने राइट नहीं की है? ऑन लेट स्टाइल, म्यूजिक एंड लिटरेचर अगेंस्ट द ग्रेन, द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक। नेक्स्ट है इमेज म्यूजिक टेक्स्ट। नेक्स्ट है द क्वेश्चन ऑफ फेलिस्तीन। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, इमेज म्यूजिक टेक्स्ट जो है ये वर्क एडवर्ड सईद का नहीं है। इमेज म्यूजिक टेक्स्ट ब्रिंग टुगेदर मेजर एसेज बाय रोलैंड बार्थ, ये बेसिकली एसेज हैं जो कि रोलैंड बार्थ के हैं ऑन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द नरेटिव एंड ऑन द इशू इन लिटरेरी थ्योरी। और ये जो है बेसिकली जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के है, जो है नरेटिव का जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है उसके बारे में है। और इसके बाद बताया गया है कि फोटोग्राफ्स और फिल्म्स के बारे में, म्यूजिक और वॉइस के बारे में, तो ये सारा का सारा इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसेज ऑफ लैम इज मोस्ट पैथेटिक, चार्ल्स लैम के कौन से एसेज हैं जो सबसे ज्यादा दयनीय है, पैथेटिक है? ऑप्शन 1 है ड्रीम चिल्ड्रन, सेकंड है रिकलेक्शंस ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल, थर्ड है ग्रेस बिफोर मीट, और फोर्थ ऑप्शन है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम हाईलाइट्स द पेन एंड रिग्रेट ऑफ लूजिंग लव वंस इन लाइफ। इसके अंदर दिखाया गया है, पेन दिखाया गया है, पछतावा दिखाया गया है, रिग्रेट दिखाया गया है कि लाइफ के अंदर जब लव वंस को खो देते हैं लाइफ में तो वो सारा पेन दिखाया गया है। एंड रिच विद पैथोस, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पैथोस है, बहुत ही ज्यादा दया है। द ऐसे डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड, इसमें इंपॉर्टेंस दिखाई गई है चाइल्डहुड एंड द डियर वंस इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, और अपनों की जो है लाइफ के अंदर, एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, इनमें से कौन सा जो है ओल्ड इंग्लिश का एक डायलेक्ट नहीं है? ऑप्शन 1 है आयरिश, सेकंड है नॉर्थम्बेरियन, थर्ड है मर्सियन, और फोर है कैंटिस। इनमें से कौन सा जो है ओल्ड इंग्लिश का एक डायलेक्ट नहीं है? और इसका राइट आंसर है आयरिश। 4 डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज आर नोन, जो 4 डायलेक्ट्स है ओल्ड इंग्लिश के वो जाने जाते हैं, नॉर्थम्बेरियन, मर्सियन, कैंटिस एंड द वेस्ट सेक्शन। ये 4 जो है वो डायलेक्ट्स हैं ओल्ड इंग्लिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ गोडेस इन कंथापुरा इज, जो गोडेस है कंथापुरा के अंदर वर्क के अंदर वो कौन है, गोडेस का नाम बताना है आपको। फर्स्ट है कैंचामा, सेकंड है अकाया, थर्ड है नारसीगा, फोर है ट्रू चंगोडे। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, कंचामा जो है द गोडेस का नाम जो कंथापुरा के अंदर है वो है कंचामा। और जो नोवेल है कंथापुरा जो है वो राजा राव का वर्क है, और ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, और इसके अंदर जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? ऑप्शंस है फर्स्ट हिकीज बंगाल गजट, सेकंड है जॉन्स कलकत्ता गजट, थर्ड है विलियम्स इंडियन गजट, फोर है सल्सबरी मद्रास गजट। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, हिक्की का बंगाल गजट जो है वो फर्स्ट न्यूज़पेपर है इंडिया का, और ये जो पब्लिश हुआ था वो पब्लिश हुआ था 1780 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड लैंग्वेज, इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो एक डेड लैंग्वेज है? ऑप्शंस हैं कैंटोनीज, सेकंड ऑप्शन है फ्रीशियन, थर्ड ऑप्शन है गोथिक, और फोर्थ ऑप्शन है यीडिश। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, गोथिक। गोथिक जो है एक डेड लैंग्वेज है, और एक डेड लैंग्वेज क्या होती है? डेड लैंग्वेज इज डिफाइंड एज ए लैंग्वेज दैट सम पीपल स्टिल यूज। एक डेड लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको अभी भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं, इवन इफ देर आर नो नेटिव स्पीकर लेफ्ट, हालांकि इसको जो बोलने वाले नेटिव स्पीकर्स थे वो अब नहीं बचे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग इसको यूज करते हैं। गोथिक इज एन एक्सटिंक्ट ईस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज, गोथिक जो है वो एक लुप्त हो चुकी एक ईस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है, और जो कि बोली जाती थी गोथ, जो एक कम्युनिटी थी, एक ट्राइब थी, उनके द्वारा बोली जाती थी, तो इसलिए जो है गोथिक जो है एक डेड लैंग्वेज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश। सबसे पहले भगवत गीता का किसने जो है ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर, और इसके ऑप्शंस हैं H.T. कोलब्रुक, सेकंड है अलेक्जेंडर डफ, थर्ड है चार्ल्स विकिंस, फोर है सर विलियम जोन्स। आपको बताना है कि भगवत गीता का सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन इनमें से किसने किया था, और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, चार्ल्स विकिंस ने जो है फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था भगवत गीता को, भगवत गीता का इंग्लिश में, संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। विकिंस जो है वो इंग्लिश टाइपोग्राफर थे, ओरिएंटलिस्ट थे, और वो वर्क काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो जब वो इंडिया में आए थे तो यहाँ आके इन्होंने बंगाली सीखी थी, संस्कृत सीखी थी और पर्शियन सीखी थी, और उसके बाद वो एक ट्रांसलेटर बन गए थे। विकिंस ने ट्रांसलेशन जो है वो पब्लिश हुआ था 1785 के अंदर, और जो इन्होंने पब्लिश किया था सबसे पहले भगवत गीता, और इसका इन्होंने जो वो किया था भगवत गीता और डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन, ये इनका पूरा जो वर्क का नाम था, बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने इसको पब्लिश कराया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ MLAT। MLAT की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस है मॉडर्न लैंग्वेज अल्टरनेस टेस्ट, सेकंड है मॉडर्न लैंग्वेज अफेक्टिव टेस्ट, थर्ड है मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट, फोर्थ है मॉडर्न लैंग्वेज। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3 मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी द मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एक ऐसा टेस्ट है जो कि मेजर किया जाता है इंडिविजुअल के एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए। जब वो एक फॉरेन लैंग्वेज जो है लर्न करता है तब वो ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवल का फादर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है हेनरी फील्डिंग, सेकंड ऑप्शन है सैमुअल रिचर्डसन, थर्ड है ओलिवर गोल्डस्मिथ, फोर्थ है सर वॉल्टर स्कॉट। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट जो है वो एक स्कॉटिश हिस्टोरियन है, नॉवलिस्ट है, पोइट है, प्लेराइट है, और ये बोर्न हुए थे अगस्त 15 1771 के अंदर एडिनबर्ग के अंदर, स्कॉटलैंड में ये बोर्न हुए थे। और इनको हमेशा जो है कंसिडर्ड, इनको माना जाता है इन्वेंटर और बहुत ज्यादा प्रैक्टिशनर माना जाता है हिस्टोरिकल नॉवल का, और इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज्ड लुकास्टा पोस्ट्यूम पोएम्स पब्लिश्ड पोस्टमसली। ये पोइम जो है किसने कंपोज की है लुकास्टा, आपको बताना है। और इसका कौन राइटर है, कौन पोइट जो है, किसने ये जो है पोइम लिखी है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज हर्बर्ट, सेकंड है थॉमस क्रू, थर्ड है रिचर्ड लवलेस, और फोर है सर जॉन सकलिंग। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3 रिचर्ड लवलेस। टू लोकास्टा गोइंग टू द बार्स इज ए 1649 पोएम बाय रिचर्ड लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वाज ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली एंड डायरेक्टेड बाय गिरीश चंद्र घोष। इनमें से विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क है जो कि बंगाली में ट्रांसलेट किया गया है और डायरेक्ट किया गया है गिरीश चंद्र घोष के द्वारा? तो आपके वो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है द टेम्पेस्ट, सेकंड है हैमलेट, थर्ड है मैकबेथ, और फोर्थ है किंग लियर। यानी कौन से वर्क को गिरीश चंद्र घोष ने ट्रांसलेट किया है बंगाली में? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3 मैकबेथ। मैकबेथ को जो है गिरीश चंद्र घोष ने ट्रांसलेट किया है बंगाली के अंदर। गिरीश चंद्र घोष जो बोर्न हुए थे 28 फरवरी 1844 में, और उनकी डेथ हुई थी 8 फरवरी 1912 में। और ये एक बंगाली राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। गिरीश चंद्र घोष जो है वो ट्रांसलेट किया है उन्होंने शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले का बंगला के अंदर, बंगला लैंग्वेज जो के अंदर, सॉरी बंगाली लैंग्वेज के अंदर इन 1893 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द वॉयज ऑफ द बीगल। ये जो वर्क है द वॉयज ऑफ द बीगल, इसका ऑथर कौन है? ऑप्शन है मैथ्यू अर्नोल्ड, सेकंड ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, थर्ड है जॉन हेनरी न्यूमैन, और फोर्थ ऑप्शन है जॉन स्टुअर्ट मिल।
और आप जिसका राइट आंसर है वो आंसर है चार्ल्स डार्विन ने का वर्क है ये। चार्ल्स डार्विन का वर्क है द वॉइस ऑफ द बीगल। द वॉइस ऑफ द बीगल जो है वो मोस्टली जो है एक बुक के लिए किया जाता है जो कि चार्ल्स डार्विन ने राइट किया, पब्लिश किया है 1839 के अंदर। और इसके अंदर इनके जर्नल्स हैं, रिमार्क्स हैं, और इसकी वजह से जो है चार्ल्स डार्विन को बहुत ही ज्यादा फेम और रिस्पेक्ट मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ कनाडा इज एलिस मुनरो मोस्ट फेमस फॉर डिपिक्टिंग। एलिस मुनरो के हिसाब से उनका कौन सा कनाडा का कौन सा फेमस पार्ट है जो कि वो अपने वर्क के अंदर सबसे ज्यादा डिपिक्ट करती है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। उनका कनाडा का कौन सा पार्ट है जो वो अपने वर्क के अंदर डिपिक्ट करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वैनाकूवर, सेकंड है मॉन्ट्रियल, थर्ड है ओंटारियो, फोर है क्यूबेक और इसका आंसर है आंसर नंबर 3 ओंटारियो। शी वॉज जो एलिस मुनरो है वो है शी वॉज ए कैनेडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर और उनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के अंदर 2013 के अंदर। और मुनरो के फिक्शंस जो है वो मोस्टली सेट होते हैं उनके नेटिव हरोन काउंटी के अंदर जो कि साउथ वेस्टर्न ओंटारियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अफ्रीकन नॉवेलिस्ट वाज ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी एंड लिटरेचर इन इंडिया। इनमें से कौन सा अफ्रीकन नॉवेलिस्ट है जो कि एक स्टूडेंट रहा है फिलोसफी और लिटरेचर का इंडिया के अंदर। आपको बताना है कि कौन सा अफ्रीकन नॉवेलिस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है नूरुद्दीन फेरा, सेकंड ऑप्शन है बैन ओक्री, थर्ड है हेलोन हबीला और फोर्थ ऑप्शन है बेंजामिन कवाके। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 नूरुद्दीन फेरा जो है वो बेसिकली एक राइटर है, सोमाली नॉवलिस्ट है और 1966 से लेकर 1917 तक उन्होंने फिलोसफी लिटरेचर और सोशियोलॉजी की डिग्री ली थी। और वो कहाँ से ली थी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से जो है उन्होंने ली थी। तो नूरुद्दीन फेरा जो है वो एक स्टूडेंट रहे हैं इंडियन जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर है। और नूरुद्दीन फेरा के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा उनकी लाइफ और वर्क से रिलेटेड, तो वो जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगिगी व थियोंग चेंज द मीडियम ऑफ हिज राइटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू। नगिगी व थियोंग ने जो है अपनी राइटिंग का जो मीडियम था वो पहले इंग्लिश में राइट करते थे, उसके बाद इन्होंने चेंज कर दिया और कौन सी लैंग्वेज में जो है उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। आपके ऑप्शंस है फर्स्ट ऑप्शन है स्वाहिली, सेकंड ऑप्शन है यूरोबा, थर्ड है जोहोसा और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है गिक्यू। तो ये 4 हैं, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। और इसका राइट आंसर है गिक्यू जो है वो लैंग्वेज जो है उसमें लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। नगिगी बोथ्योंग जो है कैनेडियन ऑथर है, एकेडमिक है और उन्होंने उनको डिस्क्राइब किया जाता है ईस्ट अफ्रीका का लीडिंग नॉवलिस्ट उनको कहा जाता है, माना जाता है। और उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी राइटिंग जो है स्टार्ट की थी इंग्लिश में, लेकिन बाद में जाके उन्होंने अपनी जो है राइटिंग्स जो है वो गिक्यूई लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज द नरेटर प्रोक्लेम आइदर आई एम नोबडी और आई एम द नेशन। इनमें से कौन से राइटर ने कौन से वर्क के अंदर ये प्रोक्लेम किया है आइदर आई एम नोबडी, या तो मैं कोई नहीं हूं, और आई एम द नेशन, और या तो मैं नेशन हूं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 है जॉर्ज लैमिंग्स इन द कैसल ऑफ माई स्किन, सेकेंड ऑप्शन है डायरेक्ट वेलकोट्स द स्कूनर्स फ्लाइट, थर्ड है जमैकाई किनकैड गर्ल, फोर्थ ऑप्शन है कमाऊ ब्रैथवेट्स नेशन लैंग्वेज। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 डायरेक्ट वेलकोट्स द स्कूनर्स फ्लाइट। डायरेक्ट वेलकोट्स का जो पब्लिश हुआ था, ये वर्क पब्लिश हुआ था 1979 के अंदर और ये कलेक्शन में पब्लिश हुआ था द स्टार एप्पल किंगडम के नाम से। और वेलकोट जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस कैरेबियन राइटर है 20th सेंचुरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम डिड राजा राम मोहन राय राइट इन 1823 हिज लेटर सीकिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। राजा राम मोहन राय ने 1823 के अंदर किसको लेटर लिखा इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को लगाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, लागू करने के लिए। तो ऑप्शंस है फर्स्ट लॉर्ड एमहर्स्ट, सेकंड है लॉर्ड बेंटिक, थर्ड है लॉर्ड कनिंघम
और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑन 11 दिसंबर 1823 के अंदर राजा राम मोहन राय ने एक लेटर लिखा था उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, जो कि लॉर्ड एमहर्स्ट थे। ही मेड ए पैशनेट प्ली फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम टू बी एस्टैब्लिश विद इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उन्होंने और एक एप्लीकेशन ये एक अपील की थी लॉर्ड को, लॉर्ड गवर्नर जनरल को, कि वो जो है इंडिया के अंदर एक इंडियन जो है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट करे और जो इंस्ट्रक्शन है मीडियम का वो इंग्लिश शुरू करे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इन 1961। ये वर्क जो है वो किसने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, और 1961 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। ये वर्क किसने लिखा है, ऑप्शंस है रैंडोल्फ स्टोव, सेकंड है एच.एम. ग्रीन, थर्ड है हैंडल रिचर्डसन, फोर्थ है फ्रांसिस एडम। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 एच.एम. ग्रीन। एच.एम. ग्रीन हेनरी मैकेंजी ग्रीन, जो कि बोर्न हुए थे 2 मई 1881 को और उनकी डेथ हुई थी 9 सितंबर 1962 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है, लाइब्रेरियन थे और लिटरेरी हिस्टोरियन थे, जो कि बोर्न हुए थे सिडनी के अंदर। और उनका 2 वॉल्यूम जो है हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर प्योर एंड अप्लाइड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1961। ये 1961 के अंदर पब्लिश हुआ था और इसका पूरा नाम था A History of Australian Literature Pure and Applied। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पोएटिक जस्टिस वाज कॉइन्ड बाय। जो टर्म है पोएटिक जस्टिस, इस टर्म को किसने कॉइन किया था? ऑप्शंस है फर्स्ट सैमुअल टेलर कॉलरिज, सेकंड है थॉमस राइमर, थर्ड है सैमुअल जॉनसन, फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 थॉमस राइमर। थॉमस राइमर ने जो है ये टर्म इन्वेंट की थी पोएटिक जस्टिस। और थॉमस राइमर ने ये जो टर्म इन्वेंट की थी, ये इन्वेंट की थी अपने वर्क के अंदर द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कंसिडर्ड, जो कि पब्लिश हुआ था 1678 के अंदर। और इसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि एक वर्क को कैसे एक लोगों के अंदर एक प्रॉपर मॉरल बिहेवियर जो है वो कैसे इंस्पायर करना चाहिए, उनके अंदर दिखाना चाहिए, किसी भी वर्क के अंदर ये शो करना चाहिए कि हमेशा गुड की जो है वो विजय होती है इविल के ऊपर, यानी गुड को जो है वो हमेशा विजय होना चाहिए इविल के ऊपर, यानी इविल को हमेशा पनिश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलरेज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ पोएम इन। कॉलरेज की पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है वो टोटल कितने पार्ट्स के अंदर है? ऑप्शन 1 है 8 पार्ट्स, बी है 9 पार्ट्स, सी है 7 पार्ट्स और डी है 6 पार्ट्स। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी 7 पार्ट्स के अंदर है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पोएम जो है वो 7 पार्ट्स के अंदर है सैमुअल टेलर कॉलरिज की, और ये सबसे पहले अपीयर हुई थी लिरिकल बैलेड्स के अंदर, जो कि पब्लिश किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने, दोनों ने मिलकर, जो कि पब्लिश हुआ था 1798 के अंदर। द टेटलर अपीयर्ड थ्राइस अ वीक। जो टेटलर है द टेटलर वो अपीयर हुआ वीक के अंदर 3 बार। आपको बताना है कि वो 3 दिन कौन कौन से थे, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऑन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ऑन संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे, ऑन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ऑन वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। और इसका राइट आंसर है ऑन ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। जो टेटलर जो है वो एक ब्रिटिश लिटरेरी एंड सोशल सोसाइटी का जर्नल है जो शुरू किया था रिचर्ड स्टील ने 1709 के अंदर और पब्लिश किया था 2 साल तक। ये जो जर्नल है वो पब्लिश होता था इन, आपको याद रखना है TTS से याद रख लेना आप, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को। और सेम डे को क्या होता था, वो इसलिए ये पब्लिश होता था इन दिनों पे क्योंकि इस दिन के लिए जो मेल है वो निकलती थी बाकी प्रोविंसेस में जाने के लिए, तो इसलिए जो है ये तीनों दिनों पे ही पब्लिश होता था। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।